क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमसे कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड्स, मतलब है कि एक क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं। क्या आपको क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन याद है? जाहिर सी बात है, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। अगर 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स भी होंगे हमारे पास, इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो पहली बात, अगर आप एक बार इसको देख लीजिए तो काफ़ी आसान होगा आगे की चीज़ों को हमको समझना। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पर बेस से ही करेंगे, हम कोई भी चीज़ रट के नहीं चलेंगे, हर चीज़ों को समझ के चलेंगे। हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हमारे पास कई तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे कि हमारा पहला स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, काइट है, डायमंड है। अब इन सब के प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करें तो स्क्वायर को आप देखिए चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। रेक्टेंगल की बात करें तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। यहाँ पे अगर हम इसके एंगल की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आपने पहले, जैसे कि मैंने इस टॉपिक का ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसको समझा है तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री क्यों होता है मैंने वहाँ पे आपको बड़े अच्छे से बताया था। उसी तरीके से ये भी 90 डिग्री का होता है, मतलब हमारे पास 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। काइट की बात करें तो यहाँ पे ये साइड इक्वल होती हैं और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। डायमंड की बात करें तो हमारे पास चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। देखो डायमंड में, स्क्वायर में और रोम्बस में हमारी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इसी वजह से दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आपको ये पिक्चर के साथ, फोटोज़ के साथ, यानी एक तरीके से डायग्राम के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आप देख लो कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें सिमिलैरिटी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में देखो हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ट्रेपोसाइड की बात करें तो हमारे पास ये साइड इसके इक्वल होता है पर ना तो ये इक्वल इसके होता है, मतलब ये साइड इसके इक्वल नहीं होता पर ये साइड इसके इक्वल होता है। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आगे आने वाले जब हमारे क्लासेस होंगे, जाहिर सी बात है उसमें हम और अच्छे समझेंगे। और अगर आपने इसका बेस पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके प्लीज़ वहाँ पढ़िए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, पर जाहिर सी बात है हमारा हमेशा से एम रहा है कि हम बिना बेस को एक बार याद किए, रिवाइज किए, हम क्वेश्चंस पे नहीं चलते हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी आपसे क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए कि डिफाइन करो, ये करो, वो करो, हमेशा आप एक एग्जाम्पल में रेक्टेंगल ही लेना। ठीक है, लेने को आप स्क्वायर भी ले सकते हो, काइट भी ले सकते हो, मैक्सिमम टाइम पे ट्रेपोसाइड लिया जाता है, पर आप कोशिश करना कि रेक्टेंगल लेना क्योंकि ये आसान है। देखो इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है और सारे के सारे जो एंगल्स है बेटा वो 90 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, पर ठीक है जब क्वेश्चंस को देखेंगे उस हिसाब से करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ कितने साइड्स। तो जाहिर सी बात है पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम। ठीक है, एक यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं छोटू सा, ए बी सी एंड डी। तो क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड, जाहिर सी बात है ए बी है, बी सी है, सी डी है और हमारे पास ए डी है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ हाउ मेनी एंगल्स। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है एक एंगल, 2 एंगल, 3 और ये 4। तो क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल्स, तो हमारे पास 4 एंगल्स आ गया। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस। अच्छा एक मिनट, मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आप क्या बता सकते हो वर्टिसेस क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर देखिए जब भी कोई दो लाइन आपस में अटैच होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बी और सी और ए और बी आपस में अटैच हो रही है, तो सर इस लाइन के वो जो आपका कॉर्नर साइड है ना, कॉर्नर साइड, इस लाइन का जो कॉर्नर साइड है सर, ये जो पोर्शन है सर, ये इसको बोलते हैं सर वर्टिसेस, इसको बोलते हैं सर हम वर्टिसेस। ठीक है, मतलब कि जब अटैच होती है तो उसको बोलते हैं हम वर्टिसेस। याद रखना बेटा, कहीं भी मान लो अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिया होता, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिया होता, तो ये जो चीज़ है ना, ये तो एंगल है आपका, पर ये जो अटैच हो रहा है ना, ये देखो ये जो अटैच हो रहा है ना, इसको बोलेंगे वर्टिसेस। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। चलिए ठीक है, तो दिया है क्वाड्रिलेटरल हैज़ कितने वर्टिसेस, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 और 4। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 वर्टिसेस। ठीक है, नो 3 ऑफ विच आर।
अब यहाँ पे आप ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। समझिए, अगर आपके पास 4 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, 1 मिनट, ठीक है। अगर आपके पास 4 लाइंस दी हुई हैं, आपके पास दिया है ABCD, 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट BCD, ठीक है, और आपके पास 4 पॉइंट्स फिर से दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे है ABC और D, ठीक है, ABCD आप देख लेना। अगर आप किसी भी पॉइंट को आपस में एक स्ट्रेट लाइन के साथ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो एक कोलिनियर लाइन बोला जाता है। पर अगर आप उसको एक स्ट्रेट के साथ नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे देखो ABCD है, कि आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप A से B जाएंगे, ठीक है, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे और D से A जाएंगे। आप A से D जैसे भी जाना चाहें, ठीक है, आप D से A जाएंगे। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पर ये कोलिनियर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल एक नॉन कोलिनियर एक तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है। पर आप एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो थ्री विच आर, देखो बेटा नो लिखा हुआ है। कभी भी जैसे मान लो आपका, एक एग्जांपल ले लो, आपका नाम सपोज करो है प्यारे, मैंने आपसे बोला बेटा आपका नाम क्या है, आप बोलोगे प्यारे। मैंने आपसे बोला आपका नाम क्या नहीं है, तो आप बोलोगे कि भैया मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मेरा नाम प्यारे है, प्रकाश नहीं है। तो यहाँ नो लिखा हुआ है ना, ये था कोलिनियर, पर नो लिखने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये था नॉन कोलिनियर, नो लिखने की वजह से ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डायगोनल्स। अब डायगोनल्स की बात करें तो सबसे पहले फिर से एक बार हम यहाँ कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इसका थोड़ा मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा बाद में, चलिए ठीक है, कभी और करेंगे। तो डायगोनल्स की बात करें तो A से C जाते टाइम मुझे एक डायगोनल दिख रहा है और B से D जाते समय एक डायगोनल दिख रहा है। जाहिर सी बात है हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे हुए हैं अपने प्रीवियस, जिसमें हमने पूरा समझा था, बेस से एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम पहुंचे थे उसमें, ठीक है। अब इसमें है डायगोनल, a diagonal of a quadrilateral is a line segment that joins two। क्या भाई, जैसे ये तुम्हारा डायगोनल है ना, ये आपका डायगोनल है, सपोज करो, बच्चा समझ रहे हो ना, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल क्या है आपका, A और C और D और B, ये जो लाइन है, जो डायगोनल है, ये क्या आपस में अटैच कर रही है, तो ये आपका जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट, ठीक है, 2 वर्टिसेस। वर्टिसेस याद है आपको क्या था, वर्टिसेस यानी ये जो लाइन है इसी को वर्टिसेस बोलते थे। तो ये जो डायगोनल है ये क्या करता है हमारा, 2 अपोजिट वर्टिसेस को आपस में अटैच करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसको एक काम करो, इसको आप सीधा सीधा लिख लो 360 डिग्री। जस्ट थोड़ा सा आगे एक सवाल के बाद हम इसको और अच्छे समझेंगे कि 360 डिग्री हम एक्चुअली प्रूव करेंगे। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है, इसको हम आगे प्रूव करने वाले हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD। तो जाहिर सी बात है फिगर हमको एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर हमको पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम एक फिगर ही तो ड्रॉ करना है, कौन सी बड़ी बात है, ABC and D, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर। तो आप पहले तो आप एक बात समझो, यहाँ पे ना 2 चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। एक तो आपको एडजेसेंट जो इस क्वेश्चन में है, दूसरा आपको अपोजिट जो दूसरे क्वेश्चन में। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, मैंने आपसे बोला कि बेटा आपका नाम प्यारे है, ठीक है, और आपके जस्ट बगल में आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दुलारे, वो बैठा हुआ है। तो दुलारे आपका क्या है, दुलारे इज एडजेसेंट टू यू। एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल बैठा हुआ, जस्ट बगल बैठा हुआ, जस्ट बगल बैठा हुआ, जस्ट बगल बैठा हुआ। याद रखना, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल बैठा हुआ, आपके बगल में आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, साइड्स मतलब लाइंस, आर देयर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पहले एक काम करो, अब आप ना यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हमारे पास जो D और C है, ठीक है, लिख लेते हैं
जो हमारे पास डी और सी है वो किसके बगल बैठा है, वो हमारा बी और सी के बगल में बैठा है, ठीक है। तो वो हमारा बी और सी के बगल में बैठा है। चलो इन दोनों को साथ में बिठा दिए। बेसिकली हमको दो दो लोगों को साथ में बिठाना है। उसके बाद हमारे पास अब ये बी और सी है, बी और सी, ठीक है, बी और सी। वो किसके बगल में बैठा है, वो आपका बैठा है ए और बी के बगल में, ठीक है, वो आपका ए और बी के बगल में बैठा है। अब ये जो ए और बी है, ये जो आपका ए और बी है वो किसके बगल में बैठा है, वो आपके बैठा है ए और डी के, ए और डी के। और ये जो आपका ए और डी है, ये आपका जो ए और डी है ये किसके बगल में बैठा है, ए और डी है, ये बैठा है डी और सी के बगल में, ठीक है, डी और सी के बगल में। जाहिर सी बात है ये सब एक दूसरे के ही अपोजिट बैठे हुए हैं, पर सवाल हमसे पूछा था कि बताओ कितने पेयर हैं, कितने पेयर्स हैं। पेयर्स का भी आप यहाँ पे एक मतलब समझ लो। आप जब कभी भी दुकान पे जाते हो शूज़ लेने के लिए, तो आप कभी ये नहीं कहते भैया मुझको एक जूता दे दो, मुझे एक शूज़ दे दो। एक जूता मांगोगे कुछ और ही देगा वो, लेकिन आप कभी उसको ये नहीं बोलते हो कि भैया मुझको ना आप एक शूज़ दे दो। आप उसको हमेशा बोलते हो गिव मी अ पेयर ऑफ शूज़, मुझे एक जोड़ी जूता दीजिए। अ पेयर ऑफ शूज़, पेयर मतलब हमेशा दो होता है। तो देखो यहाँ पे भी डी और सी अकेले हैं, तो ए और बी को लेके बैठ गए, तो पेयर्स हैं। तो कितने पेयर्स हैं बेसिकली हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ 4 पेयर्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 पेयर्स, ठीक है। और बाकी ये तो आपके सामने है ही ना। चलो ठीक है, 1 मिनट इसको रफ कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है वो हमसे बोलता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या है यार, अब देखो ए और बी आपका एक साइड है जो कि अपोजिट बैठा है डी और सी के। ए और बी आपका एक साइड है जो कि अपोजिट बैठा है आपके डी और सी से, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है, किसके अपोजिट बैठा है, डी और सी के। अब हमारे पास ए और डी एक साइड है, ए और डी एक साइड है जो कि अपोजिट बैठा है बी और सी के। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पेयर्स है। पेयर में निकालना है कितने पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं, हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो ए और बी है वो आपका डी और सी के अपोजिट बैठा है, और ए और डी जो है वो आपका बी और सी के अपोजिट बैठा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। अब अगर बेटा बात करें यहाँ पे, आप एक फिर से बात समझो, यहाँ पे आपसे एडजेसेंट एंगल पूछा है, जस्ट बगल बैठा हुआ यार, फिर से वही बात। अब जैसे देखो यहाँ पे एंगल ए जो है उसके बगल में एंगल डी बैठा हुआ है, ठीक है। एंगल ए के बगल में एंगल डी बैठा हुआ है। चलो एंगल डी के बगल में कौन बैठा है, एंगल डी के बगल में एंगल सी बैठा है। चलो बैठा दिया हमने। उसके बाद क्या है, एंगल सी का हो गया। अब एंगल सी के बगल में एंगल बी बैठा है, एंगल सी के बगल में हमारे एंगल बी भैया बैठे हैं, एंगल बी के बगल में हमारे एंगल ए बैठे हैं। अब हमारे पास एंगल बी के बगल में हमारे एंगल ए बैठे हुए हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ी, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एंगल आर देयर, तो 4 पेयर्स हैं। और बाकी आपका नेम देम तो आप ए डी ये करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा एक बार इरेज कर देते हैं। ओके, इरेज हो गया। अब उसके हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, तो देखो एक अपोजिट एंगल ये है, ए का अपोजिट एंगल सी है, ए का अपोजिट एंगल सी है, और बी का अपोजिट एंगल डी है। अगर देखो आपको ये चीज़ अभी वाली जो है ना ये समझ में आ गई, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को क्यों दिया गया था। अभी आपने देखा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, आपने यहाँ पे क्या देखा, एडजेसेंट एंगल, तो वहाँ 4 थे। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल बैठा हुआ, तो 4 आ गया। लेकिन अगर पूछ रहा है बेटा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। एडजेसेंट तो बगल बैठा था, अपोजिट मतलब जस्ट उसका विपरीत, उसका उल्टा बैठा हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल देयर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। डायगोनल्स यार डायगोनल क्यों पूछा है, जस्ट पीछे पूछा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ ही लिए हमसे तो बता ही देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों डायगोनल पूछे। चलिए ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, डायगोनल्स कितने हैं हमारे पास, तो जाहिर सी बात है 2 डायगोनल हैं यार, ए और सी और बी और डी, हमारे पास 2 डायगोनल। अच्छा नहीं पूछा था वो, हमने समझा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
हमारे पास ए और सी एक डायगोनल है और हमारे पास बी और डी एक डायगोनल है। समझ में आ गया बेटा? देखो, इन सवालों को ऐसे करके चलो, इस तरीके से करो कि लाइफ में कभी भी ये ना हो कि हाँ ठीक है हम बस क्लास 8th में थे, हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया, हमको ना तो बेस पता है ना तो ये पता है कि यार क्या होता है, बस सर ने करा दिया, भैया ने करा दिया, हम कर लिए, जय माता दी। ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर सवाल को, हर क्वेश्चन को आपको एक बेस से समझते हुए ही चलना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, एक तरीके से ये सवाल जो है, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था। ये जो सवाल है, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था, ये कुछ और होना चाहिए था। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। लिखा हुआ है प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओ भाई, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। अगर मैं ही बोलता हूँ ना कि हमेशा एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए, लेकिन मैं जब बनाता हूँ एक ट्रैपोज़ॉइड बनाता हूँ, कोई बात नहीं, आप भी बना सकते हो, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम करके थोड़ा ढंग से बना लेना जब बना ही रहे तो। ये यार इतना ही ढंग से बनाना होता तो मैं ड्राइंग ले लेता। मैं एमएससी कर रहा हूँ, बीएससी कर लिया मैंने मैथ्स से, अब मैं एमएससी कर रहा हूँ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है? ड्राइंग ही अच्छी होती तो फिर क्या ही था, ठीक है? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ चुका है, ठीक है? अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। मैंने आपको बोला था कि एक रेक्टेंगल हमेशा कोशिश करना बनाने की, तो रेक्टेंगल में आपको मैंने एक बात बताई थी, जैसे इसके सारे लाइन्स बढ़ा दो, इसके सारे लाइन्स बढ़ा दो, ठीक है? इसके सारे के सारे लाइन्स जो हैं बढ़ा दो ना। तो आप यहाँ पे एक बात समझो, मैंने आपको बोला था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, ठीक है? और ये कैसे निकाला जाता है, हमने जब डिटेल में समझा था इस पूरे चैप्टर को, तो वहाँ पे हमने समझा ही हुआ था कैसे ये 90 डिग्री हो जाता है। बाकी बहुत ही चूरन सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको पता ही होगी। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के ये जो है ना एंगल्स, वो आपके 360 डिग्री हो। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है, सबसे पहले आपको इसको एक दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? दो ट्रायंगल में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, लेकिन इसको शो करने के लिए, इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कलर चेंज करके थोड़ा सा एक बार इसमें थोड़ा सजावट कर देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है? आपको ये पता चल जाए कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ठीक है? ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है आपको? ये आपके पास दो ट्रायंगल हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा? थोड़ा सा इसीलिए लाइन को हल्का सा आगे पीछे किया गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। चलिए, तो हमारे पास पहला ट्रायंगल है ACD, दूसरा ट्रायंगल है ABC, ठीक है? अब जाहिर सी बात है इन सब के एंगल्स को अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको D बुलाते हैं, इसको 1 2 3 4 और इसको B ही बोलते हैं समझाने के लिए। अब आपको इसको प्रूफ कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे हियर वी हैव, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना, याद रखना, बिना डायग्राम बनाए मत कर देना। वी हैव ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है? उसके आगे लिखना as we know that the sum of the angles of triangle is equal to 180 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आपने क्लास 8th में पढ़ा है, बस यही है, कहानी खत्म बेटा। इतना आप समझ गए तो पूरा समझ गए। आपसे बोला ये जा रहा है कि ये 180 डिग्री हम पढ़ चुके हैं, ये 180 डिग्री हम ये भी पढ़ चुके हैं, दोनों को आपस में ऐड कर दो 360 डिग्री हो गया। पर अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, बात खत्म, हमारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, हमको बस अब उसको वर्ड्स में लिख देना है, बस अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो चलो वर्ड्स में लिख देते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है हियर वी कैन सी, एज वी कैन सी हियर इन ट्रायंगल ABC, ठीक है?
हमारे पास ABC में क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, देखो हमेशा मैं क्या करता हूँ ना, ट्रायंगल लिखने की जगह पे मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, एंगल लिखने की जगह पे मैं एंगल बना देता हूँ। ठीक है, अब ये गंदी आदत है, लिखना करना तो नहीं चाहिए, पर बात ये थी जब मैं था क्लास 8th में मैं ये किया करता था और मेरे टीचर ने मेरी बहुत ज़्यादा इस पर तारीफ़ की थी। ठीक है, क्योंकि तारीफ़ की थी उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, क्यों की थी मुझे नहीं पता, उनको अच्छा लगा होगा। मैं तब से करता आ रहा हूँ, मैं MSc कर रहा हूँ, MSc भी मेरा कंप्लीट होने वाला है, हो सकता है PhD करूं, लेकिन आज तक मैं यही करता हूं और किसी ने मुझे नहीं टोका कि आप ये क्या है भाई, ये कोई सिंबल तो है नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, एक टाइम के बाद कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि बेटा एक्चुअल में मैथ में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना, अल्फा गामा बीटा, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो क्या होता है जब आप ट्रायंगल को सिंबल में डिनोट करते हो ना, तो मुझे लगता है 8 तक में ठीक है, उसके बाद मत करना, या फिर आप पूरा ही ट्रायंगल लिख दो यार। ठीक है, क्यों रिस्क लेना है फालतू में। एंगल का तो ठीक है, एंगल्स में कर सकते हो, ट्रायंगल में मत करना। ठीक है, हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल, हमारे पास ABC हो गया था, तो अब हम ले लेते हैं ACD ले लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। लिखना आपको वही है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब आपको करना है हियर इन ABCD which is equals to D एंगल D प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 4 हो गया, एंगल D हमने लिया हुआ है। ठीक है, हेंस ABCD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हेंस ABCD इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव दैट द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमारा 360 डिग्री प्रूव हो गया, खत्म कहानी। तो बेटा देखो, आज के लिए फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, अब आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल करेंगे। लेकिन आपको हम एक बात थोड़ा सा बता दें, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर ले रहे हैं, हम उसके बेस को भी समझ रहे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करना होता मैं आपको PDF दे देता, ये लो बेटा PDF ले लो, पढ़ लो। सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करना होता, तो सिर्फ ये करना होता, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन है ऐसे होगा, ये क्वेश्चन है बस ये कर लो। ठीक है, छाप लो। मेरा हमेशा से एक मोटिव होता है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चंस का बेस क्या है, ये किया कैसे जाता है, आप कितने तरीके, इसका असल में इसके अंदर के छुपे हुए जो राज हैं वो क्या है। आप एक बार उसका बेसिक समझ जाओगे ना, किसी भी तरीके से सवाल को घुमा के दे देगा, आप बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हो अगर क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लेता है आपसे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी हम लोग अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।